So here we go. For May-June 2016, 21 variant, accounting P2 paper. First two questions, we'll see first two questions today. Balance Limited is a retailer of ladies fashion material. So it's a company question. The topic is company accounts. The trial balance is given to us. Adjustments are there. Let me see the requirement. The first requirement is income statement. The next requirement is statement of changes in equity. And the third requirement is statement of financial position. So comprehensive question. So let me pick the details. नॉर्मल आपको पता है इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा हमारा सोल्यूशन. इनकम स्टेटमेंट से हम आगे जाएंगे चेंजेस इन इक्विटी की तरफ. देन हम लोग प्रॉफिट अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करेंगे. लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स क्विकली. क्लोथिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस पर रिव्यू कर लें. अगर कोई टिपिकल आइटम हो तो आप समझा दीजिएगा. सीधे सीधे डिबेंचर दिए हुए जो कि नॉन करंट लायबिलिटी होती है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट्स. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अनदर एक्सपेंस. डिविडेंड पेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आता है. जनरल रिजर्व शेयर होल्डर इक्विटी आइटम है. इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कॉस्ट होती है. फाइनेंस कॉस्ट कहाँ आती है? बिल्कुल लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद इंटरेस्ट माइनस होता है. ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट में आएगी. नॉन करंट एसेट्स प्रोविजंस आप सबको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं सब. ये भी शेयर होल्डर इक्विटी है. ऑर्डिनरी शेयर्स. Other payables are current liabilities. Other receivables are current assets. Purchases, income statement. Retained earning भी shareholders equity में आता है. Revenue, share premium, share revenue in income statement. Income statement start ही revenue से होगी. Share premium, shareholders equity. Trade payable, current liability. ट्रेड पे रिसीवेबल्स करंट एसेट्स. नाउ एडजस्टमेंट जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं. क्लोथिंग इन्वेंटरीज दी हुई हैं. क्लोथिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ सेल करंट एसेट में जाएगी. लैंड इज इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस हैड अ वैल्यू ऑफ 135. लैंड एंड बिल्डिंग हमें एक साथ दिया हुआ था 1,85,000 का. नाउ दे आर सेइंग it was having a value of 135. It was revalued to 150. तो ये हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है. रीवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है. 135 वाली लैंड 135 वाली लैंड 135 वाली लैंड हमारी 150 की हो गई. तो 15,000 का हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व आ रहा है. $15,000 प्लस हो जाएगा यहाँ पर और ये बन जाएगा पूरा 200,000. लेकिन डेप्रिशिएट क्या होगा?
डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आइए मैं आपको वर्किंग करवा दूं। बिल्डिंग डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 185 का। इसमें से हम लैंड हटा देते हैं। 135 की पुरानी लैंड की वैल्यू थी। इसका मतलब पुरानी बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी? 50,000. That 50,000 needs to depreciate by 2%. That building straight line method के जरिए depreciate होगी 2%. 50,000 का आप 2% निकाल लीजिए, 1,000 आएगा। 1,000 is your depreciation which is to be taken in statement of income statement. And the total of depreciation, जिसको मैं accumulated depreciation या provision for depreciation कहता हूँ, पुरानी depreciation में ये 1,000 वाली depreciation add हो जाएगी। और ये चली जाएगी statement of financial position में 24,000। मैं लिख के दिखाऊं आपको। जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे तो हमारे पास नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखी जाएगी। ट्रायल बैलेंस में देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है? 185। लेकिन अब 15,000 रुपए उसमें ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू 200 हो चुकी है कॉस्ट। और उसकी टोटल डेप्रिसिएशन, पुरानी डेप्रिसिएशन थी 23, अब 1,000 और डेप्रिशिएट हो गई है 24। और नाउ द नेट बुक वैल्यू बिकम 2 लाख minus 24, 176. This is how we have to show land and building and statement of financial position. Moreover, मैं आपको चेंजेस इन इक्विटी में भी दिखा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ब्रॉट डाउन के बाद आमतौर से सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं। अब मैं चाहूं तो रीवैल्यूएशन रिजर्व लिख सकता हूं, बल्कि रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड कितनी हुई है? रीवैल्यूएशन लैंड की 15। ऊपर 000 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं यहां सिर्फ 15 लिखूंगा। राइट हो गया बेटा? 15 इसके अंदर मैं यहां लिखूंगा। ओके डियर्स, दिस लैंड एंड रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन क्लियर हो गई। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑफ कोर्स हम डेप्रिसिएशन नोट करेंगे 1,000 एक्सपेंसेस के अंदर। मैं भी डिटेल में नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं सिर्फ आपको यहां समझाना, तो एक एक करके मैं पॉइंट आपको क्लियर करता रहूंगा। ये मैं क्लियर कर चुका। लेट वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। Point number 3, only plant and machinery to be depreciated 10% using reducing balance method. सेकेंड एसेट का नाम है प्लांट एंड मशीनरी। इसकी डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं सर। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर नेट बुक वैल्यू निकालते हैं, फिर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास डेप्रिसिएशन आती है इस साल की।
How, sir? What was the cost? 204. What was the depreciation? 94. So 204 में से हम 94 पहले माइनस करेंगे 110. इस 110 पर हम अपना 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे. चेक कर लें बुक में से 10% ही डेप्रिसिएशन है. क्वेश्चन में देख लें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है. 11,000 डेप्रिसिएशन आएगी जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखने के लिए आपको टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए होती है. तो आप पुरानी वाली 94 में इजाफा वाले 11 ऐड करने के बाद 105 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नोट करोगे. ऑलराइट, लेट मी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. Point number 4, trade receivables includes a debt of 9,000 which were to be written off as administrative expenses. अच्छा, ये सारी डेप्रिसिएशंस भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएंगी. आइए मैं इसको भी समझा देता हूँ, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे. हमारे पास एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज बनेंगी. एक का नाम होगा एडमिन और एक का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितनी लिखी हुई है? 205. डिड यू गेट इट? ये रहा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 205. अब उसने कहा था कि तमाम डेप्रिसिएशन चाहे बिल्डिंग की हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी की हो, दोनों की डेप्रिसिएशन इसी में ऐड होंगी. अभी हमने कैलकुलेट किए 1,000 एंड 11,000 और यहाँ नोट उसने लिख के दिया है ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में इनको डाल रहा हूँ. प्लस ये 9,000 वाले बैड डेट भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएंगे. लेट मी पुट इट हियर. बैड डेट वाले 9,000 भी इसी एक्सपेंस में जाएंगे. नेक्स्ट, the directive is to make provision at the rate of 3%. The adjustment should be charged to administrative expense. ये भी administrative expense में जाएगा. आइए मैं कैलकुलेशन आपको करवा दूं. Provision for doubtful debt या allowance for doubtful debt. ट्रायल बैलेंस में देखिए रिसीवेबल्स कितने लिखे हुए हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स 109. इस 109 में से पहले हम बैड डेट्स माइनस कर देंगे 9. रिमेनिंग रिसीवेबल्स 1,00,000. इस पर परसेंटेज ऑफ डाउट लग जाएगी विच इज 3%. आंसर आ रहा है हमारे पास 3,000. इस 3,000 को कंपेयर करेंगे पुराने वाले प्रोविजन से. ट्रायल बैलेंस में ढूंढे क्या पुराना वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है? नो सर, पुराना वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में हमें नजर नहीं आ रहा. आप भी रिव्यू कर लें. क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है? नहीं दिया हुआ. तो ये सीधा सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक्सपेंस बन जाएगा और यही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर रिसीवेबल से माइनस भी होगा. On 31st December 2015, Benesis Limited made a bonus issue of shares on the basis of 1. मैं बाकी चीजें रिमूव कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. ये सारी एडजस्टमेंट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं. बोनस पे जा रहे हैं हम लोग. बोनस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. बोनस इशू से पैसे नहीं आते, सबसे पहले याद रखें.
बोनस इशू से पैसे नहीं आते, बोनस इशू इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. Now what they are saying 1 for every 20 ordinary shares. ऊपर देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स कहां लिखे हुए हैं. Here is the line of ordinary shares 1,40,000, लेकिन पार वैल्यू 0.5 है. आइए पहले हम नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं. 1 फॉर एवरी 20 निकालना है, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा. नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल divided by par value. This is the equation to calculate number of shares. तो शेयर की वैल्यू है 1,40,000 और par value है 0.50. This is how we have to calculate the total number of shares. 2,80,000. अब इस 2,80,000 पर हम अप्लाई कर देंगे 1 for every 20. These are shares, ordinary shares हैं ये. नंबर ऑफ शेयर्स पे अप्लाई होता है ये 1 for every 20. 14,000 shares, and the bonus shares are always issued at par. तो बोनस शेयर्स की वैल्यू निकलेगी $7,000. $7,000 शेयर्स की वैल्यू निकलेगी. सब मेरे साथ हैं. बोनस इशू एक दफा फिर आप लोग देख लें गौर से. पॉइंट पढ़ लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो. बोनस इशू हमने करना था 1 for every 20. 1 for every 20. इसके लिए पहले हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अप्लाई किया. नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू. इस फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स निकालें. उसके बाद 1 for every 20 अप्लाई कर दिया इस नंबर ऑफ शेयर पर. हमारे पास $7,000 आ गया. ठीक है जी. अब आइए उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म एग्जामिनर लिखा हुआ है. No entries have been made in the books in respect of bonus shares. The company's policy is to leave reserves in the most flexible form. जब ये टर्म लिखी हुई हो तो इसका मतलब ये होता है use capital reserves first. Use capital reserves first. अब आप आइए ऊपर कैपिटल रिजर्व कौन सा मौजूद है ट्रायल बैलेंस के अंदर. ट्रायल बैलेंस में कैपिटल रिजर्व कौन सा मौजूद है सर? रिटेन्ड अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व है, शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है. डू वी हैव जनरल रिजर्व? यस, दिस इज आल्सो रेवेन्यू रिजर्व. अब पहले से ट्रायल बैलेंस के अंदर रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है. रीवैल्यूएशन रिजर्व इज आल्सो कैपिटल रिजर्व, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में पहले से आपके पास नहीं है. अब आइए मैं इसका इंपैक्ट बताता हूं क्या होना चाहिए. पहले तो आप इसकी नॉर्मल एंट्री याद कर लें. क्या बनती है इसकी एंट्री? बनती है रिजर्व्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट.
शेयर कैपिटल ऑलवेज रिकॉर्डेड एट पार, ये नॉर्मल एंट्री है बोनस इशू की। अब कौन से रिजर्व पहले यूज होते हैं? कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व अपने पास अवेलेबल कौन सा है? शेयर प्रीमियम। ठीक है बेटा, शेयर प्रीमियम डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन ये एंट्री बनाने से पहले आपको देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में शेयर प्रीमियम कितना है। Look at the share premium value. The share premium value is only 3,000 और मुझे बोनस इशू कितना करना है? $7,000। मेरे पास सिर्फ 3,000 मैक्सिमम शेयर प्रीमियम है जो मैं डेबिट कर सकता हूं, लेकिन शेयर कैपिटल मुझे बढ़ाना है 7,000। अब जो रिमेनिंग 4,000 है ये मुझे कोई रेवेन्यू रिजर्व लेना होगा, एंड इन मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस जनरल रिजर्व, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट से हम डिविडेंड भी दे रहे होते हैं। तो अगर कैपिटल रिजर्व खत्म हो जाए तब जाकर हमें कोई दूसरा रेवेन्यू रिजर्व लेना होता है। राइट हो गया। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक कैपिटल रिजर्व था, उसका नाम था, मैं डिटेल में लिख देता हूं दोबारा बेटा, दिस इज अवर कैपिटल रिजर्व। पहले हमें कैपिटल रिजर्व यूज करना है। यूज रिजर्व्स इन अ मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म, लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। इसका मतलब यही है कि आप कैपिटल रिजर्व पहले यूज करोगे, फिर रेवेन्यू रिजर्व की बारी आएगी। दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद इट। आइए मैं आपको लिख के दिखा दूं। जब मैं यहां पर लिखूंगा बोनस इशू, शेयर प्रीमियम माइनस होगा 7,000, सॉरी शेयर प्रीमियम तो था ही हमारे पास मैक्सिमम 3, तो ये माइनस होगा 3, जनरल रिजर्व माइनस होगा 4 और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 7। इनका ब्रॉड डाउन आप ट्रायल बैलेंस से देख के लिख दो। ओपनिंग बैलेंस ऑर्डिनरी शेयर के 1,40,000, शेयर प्रीमियम 3,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व गिवन नहीं था। जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस के अंदर चेक करें कितने, 21,000। रिटेन्ड प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 61,000। टोटल आप इसका कर लीजिएगा। तो मैं सिर्फ आपको इंपैक्ट दिखा रहा हूं क्या बनेगा इस बोनस इशू का। शेयर कैपिटल बढ़ रहा होगा और रिजर्व्स कम हो रहे होंगे। बोनस शेयर से पैसे नहीं आते, एक तरफ से रिजर्व्स कम होते हैं और कैपिटल बढ़ता है। राइट माय डियर्स? आई होप इट इज क्लियर। बोनस इशू को अच्छी रिस्पेक्ट दीजिएगा। डिविडेंड इंटरेस्ट हैव बीन पेड, लास्ट पॉइंट पढ़ लीजिए किसका दिया हुआ है। डिबेंचर इंटरेस्ट हैज बीन पेड टू 30th सितंबर और हम लोग काम कर रहे हैं दिसंबर। सितंबर के बाद इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, सितंबर के बाद इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। आइए डिबेंचर इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, सितंबर तक पे हो चुका है डिबेंचर इंटरेस्ट 5%, 80,000। 5% ऑफ 80,000 कैलकुलेट करेंगे। 5% 80,000, 4,000 बनता है। इन्होंने पे किया हुआ है सिर्फ डिबेंचर इंटरेस्ट पेड 10,000।
इंटरेस्ट पेड इज 13,000 और हमें कहा जा रहा है हमने डिबेंचर इंटरेस्ट हैज बीन पेड अप टिल 30 सितंबर 2015। हम लोग काम कर रहे हैं दिसंबर 15। सितंबर के बाद कितने महीने बनते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स बनते हैं। इसका मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने अभी पे नहीं किया। 3/12, 1000 स्टिल अक्रूड है। ये अक्रूड इंटरेस्ट कहलाएगा। अदर पेबल में भी ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड में भी ऐड हो जाएगा। यानी फाइनेंस कॉस्ट जो हम पे करेंगे, इन फाइनेंस कॉस्ट जो हम शो करेंगे वो करेंगे 13,000 प्लस 1,000, 14,000 रिकॉर्ड करेंगे। अदर पेबल हमारे पास गिवन था, अदर पेबल हमारे पास 7,000 गिवन है। इस 7,000 में भी 1,000 प्लस हो जाएगा, 8,000 हम शो करेंगे। आई होप दिस कैलकुलेशंस आर क्लियर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आप इंशाल्लाह से पूरा कीजिएगा। लेट वी गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ये छोटी सी calculation दी हुई है। 5% debentures are due for repayment in the next 2 years. The directors considering 2 options to raise the finance to repay 80,000. Number 1, 160,000 ordinary share issue कर दें 0.5 वाले, तो ये 80,000 बन जाते हैं। या पे फर्दर 80,000 दे दें। तो दोनों बातों को डिस्कस कर लें। इशू कर देंगे शेयर तो हमें डिविडेंड देने पड़ेंगे, हमें वोटिंग राइट मजीद आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो शेयर्स और शेयर होल्डर्स और इंक्रीज हो जाएंगे। और डिबेंचर के लिए बात करेंगे, डिबेंचर में हमें रीपेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट लाजमी देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव करके इसे डिस्कस कीजिएगा। Further, capital reserves, also revenue reserve. Statement of financial position of a company may include capital reserves and also revenue reserve. Explain difference between capital reserves and revenue reserve. Capital reserve by law बनते हैं, revenue reserve by will बनते हैं. Can pay dividend out of it. Cannot use in payment of dividends. Dividend में ये use नहीं हो सकते. और बाकी एग्जांपल्स आप शो कर दीजिएगा। शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसकी एग्जांपल्स हैं रिटेन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व्स। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। the question is belongs to your favorite topic, that is ratios. They ask you to calculate the 2 decimal places, current ratio and asset test ratio. I hope there is no issue in it. Current asset upon current liabilities, current asset minus inventory over current liabilities. Then they are going for receivable turnover period. ये तीनों आपके लिए कोई इशू नहीं है। Then ratios की कैलकुलेशन है, कमेंटिंग है। जो प्रॉब्लम महसूस कर रहा हो तो YouTube पे जाकर रेशियोज का मेरा लेक्चर देख लें, कमेंटिंग भी देख लें। एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ रेशियोज। हाँ, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ रेशियोज, इसके अंदर हमने डिस्कशन में लेके आए थे अपनी। इट इज बेस्ड ऑन past data, may not be the same as future. The conditions may not be the same as future. They don't consider non-financial
फैक्टर्स, और इसके अलावा नो फ्यूचर इंडिकेशंस, लाइक इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता, इग्नोर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट फैक्टर इन द फ्यूचर। इस तरह की बातें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट, आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस इंशाल्लाह ताला अटेम्प्ट करने हैं। डेटा के निकलेंगे दें, डेटा के अंदर कोई ऐसी बात जो आपको डिस्टर्ब कर रही हो, ट्रायल रेशोज के डेटा के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। रेवेन्यू, परचेजेस, इन्वेंट्री करंट एसेट है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, बस यही चीजें इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर यूज हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।